जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के क्लास 10 यानी कक्षा 10 का साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। और क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है इसलिए इस मॉडल पेपर को देखिए और ये लगभग आपके 70 में से कम 65 नंबर के काबिल है। अब हम देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड ने इस बार 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लिया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के हैं। फिजिक्स के 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुल मिला के 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो कुल 20 क्वेश्चन है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है उपखंड का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस क्या होगा? लेंस 0.1 मीटर फोकस दूरी का होगा, ठीक है। और कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। यानी आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। उत्तल लेंस होता तो कैसा बनता? प्रतिबिंब वास्तविक बनता। तो यहाँ पर कैसा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए, ठीक है। न्यूनतम पूछता तो बैंगनी रंग के लिए होता। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछता कि दूरबिंदु के लिए पूछे तो कितनी होती है? अनंत होती है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है? रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष का पूछता तो क्या आता? रेटिना के पीछे बनता। यहाँ पर पूछा है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा? रेटिना के आगे बनता है ये प्रतिबिंब। अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम सत्य है, यानी ओम का नियम सत्य है किसके लिए? केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक है। केवल धात्विक चालकों के लिए ही ओम का जो नियम है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ये क्या है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, ठीक है भाई। जब 5 ओम का प्रतिरोध को जब 5 बराबर भागों में काटेंगे तो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। क्लियर। अगर यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उपखंड खा में श्वसन क्रिया है, तो श्वसन एक उपचय क्रिया है और ऊष्माक्षेपी क्रिया है। भाई ऊष्मा निकलती है तो इसलिए ऊष्माक्षेपी क्रिया है, और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है इसके अंदर, तो ये उपचयन क्रिया है, इसलिए उपचयन क्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी क्रिया भी है। अगला क्वेश्चन, नवा 1 विलियन का पीएच मान 5 है, ये विलियन होगा, तो कैसा होगा? क्लियर होगा आपका अम्लीय होगा, यानी एसिडिक। अम्लीय क्यों होगा? क्योंकि देखिए जिसका भी एक पीएच पैमाना है जिसमें खाने 0 से 14 तक होते हैं, और इसमें 7 का जो नंबर आता है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय और ना क्षारीय। 7 से नीचे का जितने भी आएंगे 0 तक वो सब कितने होंगे? कैसे होंगे? अम्लीय। और 7 से ऊपर 14 तक जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे? होते हैं क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर 5 दे रखा है तो ये 7 से कम हुआ, तो क्या हो गया आपका? विलियन अम्लीय हो गया। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसे विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब हमारे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, ये भी केमिस्ट्री का है। तो 11वां क्वेश्चन की बात करें तो एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या होती है? उपधातु। उपधातु क्या होती है? कि वे धातुएं
जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, ये यानी एंटीमनी क्या है, हमारी उपधातु है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो ये क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। इसके बाद क्षार धातुएं हमारी Li, Na और K, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हमारे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारे शुरू होते हैं यहाँ पर बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के, यानी जीव विज्ञान और पर्यावरण के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि उपखंड ग में आएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, ये भी 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 14वां, यहाँ पर जठर रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो जठर रस स्रावित कहाँ होता है, अमाशय में। तो ग्रंथियां भी कहाँ होंगी, अमाशय में होंगी। अमाशय यानी स्टोमच में। कायिक प्रवर्धन, इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ में भी, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, तीनों में, तीन सभी द्वारा, यानी सभी के माध्यम से कायिक प्रवर्धन संभव है। वे गैस जो सूर्य की हानिकारक यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, वो है ओजोन गैस, और ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के कुल कितने गुणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने मटर के कुल 7 गुणों का अध्ययन किया। ठीक है, जिसमें फूल का रंग, और इसके बाद फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है, और तने की लंबाई, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला है 19वां, हृदय में वेश्म होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। तो हृदय में वेश्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले, यानी ऊपर वाले वेश्म आलिंद कहलाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे वाले जो वेश्म होते हैं वो नीले कहलाते हैं, दायां नीले और बायां नीले। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को। ठीक है, क्योंकि वहां पर हवा बहुत ज्यादा चलती है, तेज चलती है और पूरे वर्ष रहती है, इसलिए वहां पर पवन ऊर्जा का भी ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो क्रम है ये पूरा हुआ। अब हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत प्रश्न है। तो वर्णनात्मक प्रश्न में हम सबसे पहले बात करेंगे उपखंड का की, यानी फिजिक्स की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स में, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण व निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा इस मॉडल पेपर में, और सरल शब्दों में मिलेगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है कि इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी पास की वस्तुएं दिख जाती हैं साफ, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके कारण भी पूछे तो 2 कारण है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। ये 2 कारण हैं। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए या निवारण करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, ये ध्यान रखना है, अवतल लेंस। अगर दूरदृष्टि होता तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस लिखते। तो दूरदृष्टि दोष के लिए भी यहीं से बिल्कुल इसको उल्टा कर दीजिए, दूरदृष्टि दोष बन जाएगा। तो उसमें लेंस आएगा उत्तल लेंस, बाकी सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, दे रखा है कि एक विद्युत हीटर 250 वोल्ट व 2.0 किलोवाट का है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने पर इससे 30 दिन में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, V कितना दे रखा है, 250 वोल्ट दे रखा है।
P यानी सामर्थ्य दे रखी है 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट, ठीक है। अब इसको हमने वाट में चेंज कर लिया 2000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसलिए 2 किलोवाट में 2000 वाट हो गए, क्योंकि सामर्थ्य का मेन मात्रक वाट होता है। आई निकालनी है हमें, उसके बाद फिर हमें वह ऊर्जा निकालनी है, डब्ल्यू निकालना है। तो आई निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, P इक्वल टू वी आई। अब वी आई लगा दिया, अब आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी हो गया। तो आई निकालने के लिए फिर क्या होगा, 2000 का ये P का मान रखेंगे 2000 और V का मान रखेंगे 250 और ये आ गया आपका, इसको काटेंगे 0 से 0 कट गया और 25 8 200 का आ गया आई बराबर 8 एम्पियर, यानी धारा कितनी निकल आई, 8 एम्पियर निकल आई। अब वह ऊर्जा निकालेंगे तो वह ऊर्जा का सूत्र क्या है हमारा, वह ऊर्जा बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी है, यहाँ पर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटा 1000 मान रख दीजिए। क्या आंसर आया आपका, वह ऊर्जा 600 यूनिट, ठीक है। तो ये वह ऊर्जा 600 यूनिट यानी 600 किलोवाट घंटा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो इसके लिए यहाँ देखिए क्या क्या मान दे रखा है। यहाँ पर हमने 4 प्रतिरोध दे रखे हैं। पहला प्रतिरोध देखिए R1 4 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम और R4 24 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, श्रेणी क्रम निकाला जाता है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र आपको मालूम ही है, R इक्वल टू फिर जितने भी वहाँ पर प्रतिरोध दे रखे हैं उनके मान रख दिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबके मान रख दिए। 4 8 12 24 कितना आ गया, आपका कुल मिलाकर आ गया 48। तो यानी अधिकतम प्रतिरोध हमारा कितना आया, 48 आ गया। और न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, समांतर क्रम निकालते हैं, और समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। तो इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। बस इसके मान रख दिए 4 8 12 24, एलसीएम निकालिए, एलसीएम 24 आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 12/24, तो 1/2 आ गया। आर के आगे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 2 ओम। यानी अधिकतम प्रतिरोध के लिए आंसर है हमारा 48 ओम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आंसर है हमारा 2 ओम। अब ठीक, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का 6 नंबर का है और इसके लिए देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने पूरा हल किया है आसान शब्दों में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र है क्या, ये युक्ति कैसी है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अब सिद्धांत क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसके बाद संरचना की बात करें तो संरचना में भी ज़्यादा भारी नहीं है। दिष्ट धारा जनित्र की संरचना हो या विद्युत मोटर की संरचना हो, ये सेम है बिल्कुल, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस प्रति बड़ी धारा जनित्र में एक फर्क है, वो मैं आपको बता ही दूंगा। क्षेत्र चुंबक, ये तीनों में एक जैसे आपको लिखना है, चाहे विद्युत मोटर हो, चाहे दिष्ट धारा हो, चाहे प्रतिवर्ती धारा। इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होती हैं जिनके ध्रुव N व S यानी नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण हैं। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। इसके बाद आर्मेचर, ये भी तीनों में एक जैसे लिखना है। ये लगा आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों के बहुत सारे फेरों को लपेटकर बनाई जाती है और इसे ही हम आर्मेचर कहते हैं। यानी ABCD कुंडली क्या कहलाती है, आर्मेचर। अगला है हमारा विभक्त वलय। तो विभक्त वलय तांबे या पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। यानी ये ऐसा मानिए, विभक्त वलय जो होते हैं ये कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय P तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय Q से जोड़ा जाता है। और खोखले बेलन को, यानी ये बेलनाकार होते हैं, विभक्त वलय। सर्पी वलय की बात करें तो वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, और ये कैसे होते हैं, खोखले बेलन को काट के बनाए जाते हैं। तो इसमें प्रथम
विभक्त वाले को हम P से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय विभक्त वाले को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। बल्कि खोखले बेलन को काट के बनाए जाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार, चित्र में दिखाएंगे। इसके बाद ब्रुश की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन के दो ब्रुश M व N यानी प्रथम ब्रुश M और द्वितीय ब्रुश N विभक्त वलय P व Q को ब्रुश बाह्य परिपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P और Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और एक अर्ध चक्र तक उसके संपर्क में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रुशों को आपस में बदल दिया जाता है। तो ये इसके संरचना हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी संरचना भी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कार्यविधि और इसका चित्र, क्योंकि पूछा है ना सचित्र वर्णन कीजिए। अब कार्यविधि देख सकते हैं। तो जब आर्मेचर कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी घंटे के सुई के समान, तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे ई अक्षर से निरूपित करते हैं, उत्पन्न हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि देखिए जनरेटर यानी जनरेटर का काम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना यानी बिजली बनाना। तो कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है तथा पुनः घटकर शून्य हो जाता है। दूसरे आधे चक्कर में विद्युत वाहक बल शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है और पुनः घटकर शून्य हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली के पूरे चक्कर में विद्युत वाहक बल 2 बार विपरीत दिशाओं में अधिकतम होता है और 2 बार शून्य हो जाता है। तो प्रत्येक चक्कर में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रुशों को बदल देते हैं, इस कारण बाह्य परिपथ में धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 N और S चुंबक हैं, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कुंडली रखी है हमारी ABCD। इसके बाद ये शाफ्ट लगी हुई है और इस शाफ्ट से लोहे की शाफ्ट, इस शाफ्ट से अर्ध चंद्राकार या अर्धवृत्ताकार 2 विभक्त वलय जुड़े हुए हैं P और Q, और विभक्त वलयों के दाएं बाएं ब्रुश जुड़े हुए हैं कार्बन के M और N, ठीक है। इसके बाद ये हमारा विद्युत परिपथ है, ठीक है। तो जब कुंडली जब घूमती है तो इसका घुमाव भी आपको मैंने तीर से दिखाया कौन सी दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमती है। ये इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनके नामकरण कर सकते हैं, ये चुंबक है, ये आर्मेचर है ABCD कुंडली, और इसके बाद ये ब्रुश हैं और ये विभक्त वलय और ये आपका बाह्य परिपथ। बस इस तरीके से हमें ये चित्र बनाना है। चित्र देख लीजिए यहाँ पर। अब हमारा अगला जो आता है उपखंड खा। उपखंड क्या यानी केमिस्ट्री के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको 2 लघु उत्तरीय मिलेंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। मैडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष लिखिए, इनकी विशेषताएं लिखनी है और इनकी कमियां लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैडलीफ की आवर्त सारणी के गुण देख लेते हैं। ये निम्नलिखित है। देखिए प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। यानी मैडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी, यानी आरोही क्रम में बनाई थी, और उनका आधार क्या था, परमाणु भार। यानी तत्वों का जो मुख्य लक्षण उन्होंने चुना था वो था तत्वों का परमाणु भार। तो इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। दूसरा है एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान थे। यानी एक समूह में जितने भी तत्व हैं वो कैसे थे, उनके सारे गुणधर्म एक जैसे थे। ये भी इनकी खास बात थी। अब इनमें कमियां क्या थी, यानी दोष क्या थे, तो 2 दोष मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये निम्नलिखित है। नंबर 1, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। यानी मैडलीफ का वैसा तो ये था कि उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था, लेकिन कुछ तत्व उन्होंने ऐसे लगा दिए उनके ही नियम को फेल कर गए। जैसे आर्गन परमाणु भार 39.9 को के परमाणु भार 39.1 से पहले रखा जाना। यानी पहले पोटेशियम आना चाहिए था, बाद में आर्गन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले आर्गन को रखा और फिर पोटेशियम को रखा, जो इनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। अगला था यहाँ समस्थानिकों का निश्चित स्थान का अभाव होना। उस टाइम समस्थानिकों की खोज ही नहीं हुई थी, तो इसलिए उनका निश्चित स्थान भी
नहीं बना सके, ये उनका अभाव था। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो वर्णनात्मक प्रश्न में वो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर्जन से आप क्या समझते हैं। देखिए भर्जन और प्रगलन को मैंने पिछली वीडियो में आपको मॉडल पेपर में समझाया था, फिर इसमें इस वीडियो में फिर मैं भर्जन को लेके आया हूँ। भर्जन से आप क्या समझते हैं। देखिए भर्जन के बारे में अगर हम बात करें तो भर्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्जन का भी ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भर्जन क्रिया को। तो भर्जन देखिए, सांद्रित अयस्क को, अयस्क का सांद्रण किसमें किया जाता है, सीमेंट के टैंक में किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन या जारण कहते हैं। इसे इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, वायु की नियंत्रित मात्रा, कंट्रोल वायु में। ये क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। ये भी पूछा जाता है कि भर्जन क्रिया कौन सी भट्टी में होती है, तो परावर्तनी भट्टी में होती है। उदाहरण के तौर पर क्या है कि कॉपर पायराइड, जो कॉपर का मुख्य अयस्क है और इसका सूत्र होता है CuFeS2, से कॉपर का निष्कर्षण करने की समीकरण शॉर्ट में ले ली मैंने। यहाँ पर समीकरण भी आपको देखनी है और सही तरीके से देखनी है। देखिए 2 ये तो कॉपर पायराइड हो गया, प्लस O2, ये हवा हो गई, हवा में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करनी पड़ेगी आपको। तो क्या बना, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस 2FeS, फेरस सल्फाइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो हमारी तीनों समीकरणों में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर हमने ये वाला पॉइंट लिया, 2Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस 3O2, ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, तो क्या बना 2Cu2O, क्यूप्राइड ये कॉपर का अयस्क भी है, Cu2O प्लस 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद लास्ट समीकरण लेंगे, ये यहाँ से उठा लीजिए, 2FeS, इसकी क्रिया फिर ऑक्सीजन से करेंगे यानी हवा से करेंगे, 3O2 तो इजिकल टू बनेगा 2FeO यानी आयरन ऑक्साइड, और 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये भर्जन क्रिया की 3 समीकरण आपको याद करनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। इसके बाद हमारा इसमें अब लास्ट क्वेश्चन बचा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, और ये है हमारा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी 2-2 नंबर के यहाँ पर ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, एस्टीकरण, बहुलीकरण और हाइड्रोजनीकरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टीकरण की। तो एस्टीकरण की बात करें तो एस्टीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, जो कि एथिल अल्कोहल में भी आती है ये, और इसके अलावा एसिटिक अम्ल में भी आती है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, एथिल एस्टीकरण, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा एसिटिक अम्ल CH3COOH से एस्टर बनने की क्रिया एस्टीकरण कहलाती है। ठीक, यहाँ पर समीकरण देखिए, एथिल अल्कोहल में नंबर C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया, इसे इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल। CH3COOH हो गया, इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम बता दिए मैंने दोनों। क्या हुआ, क्या बना, देखिए CH3COOC2H5, ये बना एथिल एसीटेट, ये एथिल है और ये एसीटेट, और क्या बना, जल। तो एथिल एसीटेट को ही क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ये जब भी मैंने बोला था कि एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल से एस्टर बनने की प्रक्रिया को ही एस्टीकरण कहते हैं। अगला था हमारा टॉपिक इसी में दूसरी टिप्पणी है बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्रिया जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के, एक प्रकार के या अलग प्रकार के 2 या 2 से अधिक अणु परस्पर संयोग करके अधिक अणु भार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं। यानी ऐसा मानिए कि सरल अणु भार वाले यौगिकों से जटिल अणु भार वाले यौगिक बनने की जो क्रिया है वो बहुलीकरण कहलाती है। इसमें बने उच्च अणुभार वाले जो जटिल यौगिक होते हैं उनको हम बहुलक या इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। ठीक, समीकरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, एथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन देती है। अब इसकी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। N ये तो हो गया अणुओं की संख्या, H2C डबल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन हो गया, उच्च ताप व उच्च दाब पर क्या बना, ये 1 बॉन्ड CH2 1 बॉन्ड CH2 1 बॉन्ड, ये पॉलीथीन हो गया, और होल N। आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है, नीचे को N लगा देना, तो ये कहलाएगी पॉलीथीन, पॉलीथीन है। इसके बाद अगला हमारा मैंने कहा यही बताया था, यानी एथिलीन को उच्च ताप पर और उच्च दाब पर गर्म करने पर पॉलीथीन का बनना ही क्या कहलाता है, ये किस
किस क्रिया में आता है? बहुलीकरण में आता है। अगला हमारा संक्षिप्त टिप्पणी है हाइड्रोजनीकरण। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके लिए देखें हम कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो एल्केन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल परमाणु होता है, एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं जिनमें एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वि अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या चीज है? ये एथिलीन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन से क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में? कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? Ni यानी निकिल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो क्या बना आपका CH3 वन बॉन्ड CH3 यानी कि क्या बना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना जिसका नाम है एथेन। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक स्तर पर इसका प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी करते हैं। देखिए यहाँ पर वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, निकिल, हीट, ऊष्मा, तो क्या बना? ये वनस्पति घी बन गया। तो अब हमारी इस वीडियो में केमिस्ट्री तक आपका क्लियर हो गया, केमिस्ट्री तक। अब हम लेते हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी के लिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 8वां, किन्हीं दो लिग्न संलग्न रोगों की व्याख्या कीजिए। तो दो लिग्न संलग्न रोगों की व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्णांता की। इसे रात्रि अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण लिंग गुणसूत्रों में संलग्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये रोग पुरुषों से पुत्री में तथा स्त्रियों से पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है, सामान्य स्त्री, वर्णांत पुरुष। वर्णांत पुरुष पे मैंने यहाँ पर ये जीन ले लिया वर्णांता का। सामान्य स्त्री कोई जीन नहीं है, नॉर्मल है। तो इसको जब हमने इस तरीके से दिखाया तो हमें 50% पुत्रियां मिली वाहक, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि पिता से पुत्री में पहुंचता है। ठीक है, तो पिता से कहाँ पहुंचा? देखिए पुत्री में पहुंचा, लेकिन पुत्री में आने के बाद पुत्रियां वाहक होंगी। पुत्रियां एक जीन अगर आएगा पुत्री के अंदर गुणसूत्र पर, लिंग गुणसूत्र पर, तो वो पुत्री क्या होगी? वाहक होगी। वर्णांत तब होगी जब दोनों गुणसूत्रों पर जीन आ जाएगा। तो इसलिए ये लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पहुंचते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए ऐसी पुत्रियों को हम वाहक कहते हैं। तो 50% पुत्रियां इसमें वाहक होंगी और 50% पुत्र इसमें सामान्य हो जाएंगे, यानी पुत्रों में ये जीन नहीं जाएगा और उनको इफेक्टिव नहीं करेगा। दूसरा हमारा रोग है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी लिंग संलग्न रोग है और ये भी माता पिता से उसके औलाद में जाता है। तो हम बात करें इसके, देखिए हीमोफीलिया के बारे में बात करें, इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है। ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यक्ति के चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, खून नहीं रुकता, जिसके कारण लगातार रुधिर बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये भी एक लिंग संलग्न रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार पहुंचता रहता है। यहाँ पर भी मैंने इसको देखिए समझाया है, सामान्य पुरुष में हीमोफिलिक स्त्री। सामान्य पुरुष में एक नॉर्मल दिखाया है, हीमोफिलिक पुरुष में यहाँ पर मैंने HH बना दिए, दोनों जीन ले लिए। जब भी हीमोफिलिक स्त्री होगी जब तक दोनों गुणसूत्र पर, लिंग गुणसूत्र पर दोनों जीन ना हो। तो इसमें हमें वाहक पुत्रियां प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर एक पर आया हुआ है, एक लिंग गुणसूत्र पर ये जीन आया हुआ है, तो ये पुत्रियां 50% वाहक हो गई। और यहाँ पर पुरुष में एक पर ही आया हुआ है, तो पुरुष में क्या हो जाएगा? वो हीमोफिलिक, यानी 50% वाहक पुत्रियां पैदा हुई और 50% हीमोफिलिक पुत्र पैदा हुए, यानी जीन दोनों के अंदर आया, लेकिन पुत्री को वाहक कर दिया और पुत्र को हीमोफिलिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें समजात व संवृत्ति अंगों में अंतर लिखिए। तो समजात अंगों में देखिए यहाँ पर अंतर मैंने यहाँ पर ये दिखाया है। तो अंतर के लिए वैसे मेरी एक वीडियो बनी हुई है अंतर के लिए, 42 मिनट की वीडियो है, उसको देखिए। इसमें कई सारे अंतर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए समजात अंग, ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं। संवृत्ति अंग, ये अंग उत्पत्ति में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये अंग मूल रचना में एक जैसे होते हैं, यानी संरचना एक जैसी होती है, कार्य भिन्न होते हैं। और ये अंग मूल रचना में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं।
कार्य के अनुसार इन अंगों की बाह्य आकृति में अंतर होता है। मैंने बोला भी था, मूल रचना एक जैसी होती है, कार्य अलग अलग होते हैं। और इसमें क्या है कि कार्य एक समान होने के कारण ये समान दिखाई देते हैं। इनके कार्य समान होते हैं, मूल रचना भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण, सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, घोड़े की अगली टांगे तथा मनुष्य के हाथ। ये इनके एग्जाम्पल हैं। समजात अंगों के और समवर्ती अंगों के एग्जाम्पल हैं तितली के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, क्योंकि संरचना इनकी भिन्न होती है और कार्य इनका एक ही होता है, उड़ना। इसके बाद इसी कड़ी में हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, परागण क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो परागण क्रिया के लिए हम देखते हैं। देखिए, परागण क्रिया के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पर ये परागण क्या है इसके बारे में देखें। पुष्प परागण को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में स्थित पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। यानी पुष्प के जो परागकण हैं उनका स्त्री केसर के ऊपरी भाग यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना जो है ना, वो परागण कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दोनों के बारे में हम देखते हैं। स्वपरागण क्या है यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक फूल के जो परागकण या तो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं या उसी जाति के उसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं बगैर माध्यम के, तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। उदाहरण, कनकौवा यानी मदार, गुल मेहंदी, मूंगफली तथा खट्टी बूटी इसके क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, परपरागण क्या है। जब पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प जिसकी जीनी संरचना भिन्न भिन्न होती है, यानी है तो उसी जाति का लेकिन हो सकता है उसका डिजाइन चेंज हो या उसके रंग चेंज हो, इसलिए बोला गया है जीनी संरचना भिन्न होती है, के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये घटना परपरागण कहलाती है यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम वायु, जल, कीट और पक्षी हो सकते हैं। प्रकृति में सामान्यतः परपरागण ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण, साल्विया, अंजीर, सदाबहार व वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है, बाकी ये सारे जो पौधे हैं वो स्थलीय पौधे हैं, साल्विया, अंजीर और सदाबहार। अगला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आया अब, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को क्या कहते हैं, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहा जाता है। इसे किसे कहते हैं, ये केवल पौधों में पाया जाता है। इसकी विधियों का वर्णन करना है और ये 6 नंबर का है हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात करें कायिक प्रवर्धन की परिभाषा। तो कायिक प्रवर्धन की परिभाषा क्या है। पौधे का कोई भी वर्धी भाग वो होते हैं जैसे कि तना, पत्ती, फल, फूल, जो भी ये सारे वर्धी भाग हैं। तो पौधे का कोई भी वर्धी भाग जब मात्र पौधे से अलग होकर यानी पृथक होकर संतति पौधे का निर्माण करता है तो इसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या वर्धी प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। अब कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां, 2 विधियां होती हैं इसकी, प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां। मैंने यहाँ पर प्राकृतिक विधियां लिखी हैं, इसके बारे में आप देखिए, ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों की जड़ों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये अनुकूल वातावरण में नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे सतावर, डहेलिया, शकरकंद और परवल। इनकी जड़ें काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और जब प्रतिकूल मौसम आता है तो ये ऐसी के ऐसी पड़ी रहती हैं, यानी सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं। और जैसे इनका लिए अनुकूल वातावरण आता है, अनुकूल मौसम आता है, तो ये उगना शुरू कर देती हैं। अगला है पिरकलिकाओं द्वारा। कलिकाएं खाद्य पदार्थ संचित करने के बाद पिरकलिकाएं कहलाती हैं। ये पौधे से अलग होकर एक स्वतंत्र पौधा बनाती हैं, जैसे कि केवड़ा, साइकस और रतालू। ठीक है, तो यहाँ पर भी कि अनुकूल वातावरण आने पर ही वो पिरकलिकाएं, जिन्हें हम आँख के नाम से भी जानते हैं, वे उगना शुरू हो जाती हैं और उनसे एक नया पौधा बन जाता है। अगला है हमारा भूमिगत तनों द्वारा। भूमिगत तने कौन कौन से होते हैं। भूमिगत तनों में देखिए आलू के बाद क्या आएगा, हल्दी, अदरक, ठीक है, और इसके बाद लहसुन, प्याज, ठीक, ये सारे के सारे
रतालू, अरबी, ये सब हमारे क्या हैं, ये भूमिगत तने हैं जो भूमि के अंदर उगते हैं, जड़ नहीं है बल्कि तने हैं। देखिए प्रकंद द्वारा अदरक में, हल्दी व फर्न में, किसके द्वारा, प्रकंद द्वारा, कंद द्वारा आलू में, घनकंद द्वारा अरबी में, रतालू में, कांदू में, जो भी है, शलकंद द्वारा प्याज में, ये सब में कायिक जनन होता है, यानी इनके माध्यम से एक नया पौधा बनता है। तो अनुकूल वातावरण में कक्षक कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा इनमें बनाती हैं। इसके बाद हमारा अगला है इसमें अर्धवायवीय तनों द्वारा। तो अर्धवायवीय तनों द्वारा देखिए, ऊपरी भूस्तरीय जैसे दूब घास आपने देखा होगा खेतों में, आसपास के इलाकों में, यानी कच्ची सड़कों पर वगैरह भी उगी हुई दिखाई देती है। अंत भूस्थाली जैसे पुदीना, ये आप लोगों ने खाया होगा। भूस्थाली जैसे पीपरमंट, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी और भूस्थालिका जैसे जलकुंभी, ये जलीय पौधा है, जल की सतह पर उगने वाला पौधा। आदि तनों से बनने वाली शाखाएं पृथक होकर एक नया पौधा बनाती हैं। अगला है कलिका युक्त तनों द्वारा। देखिए गन्ना, गुलाब, इनमें जो क्या कहते हैं गांठें होती हैं, या गुलाब में जो कांटे होते हैं, तो उनमें तने में उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है। मैंने अभी बताया गुलाब के जो कांटे होते हैं वहां से टहनी निकलती है, नया पौधा बनने लगता है, और गन्ने में जो गांठ होती है, ठीक है, वहां से एक नया गन्ने का पौधा बन जाता है। तो ये क्या होता है, कलिका युक्त तनों द्वारा। तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ किसके कायिक जनन के, यानी कायिक प्रवर्धन के। इसके बाद लास्ट आता है पत्तियों द्वारा। देखिए कुछ पौधों की पत्तियां भोजन संचित करने के कारण काफी मोटी हो जाती हैं और इनके अंदर खाना इकट्ठा हो ही जाता है। इन पत्तियों पर पर्णकलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं, यानी इन्हीं पत्तियों से एक नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पत्थरचिटा, ब्रायोफिलम जिसे घाव पत्ता कहते हैं, घाव भरने के काम आता है ये, और बिगोनिया को क्या कहा जाता है, अजूबी का पौधा कहा जाता है, तथा घीक्वार। तो ये जितने भी पौधे हैं इनकी पत्तियां काफी मोटी होती हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर भोजन संचित रहता है और इन्हीं पत्तियों से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये मॉडल पेपर की वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।